नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। बालाकोट पर हमले के बाद पाकिस्तान ने कुछ घंटों के भीतर ही बंदी हमारे वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा कर दिया था। आखिर पाकिस्तान क्यों ऐसा करने पर मजबूर हो गया था? अब 1.5 साल के बाद इसकी पूरी हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जो बताती है भारत का दमखम। आप भी देखिए। कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। भारत के जोश, जज्बे और हिम्मत का ये चेहरा तो आपको याद ही होगा। भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसकी हिमाकतों का जवाब दिया था और भारतीय वायुसेना के इस जांबाज पायलट ने पाक एयर स्पेस में घुसकर उसके F-16 को मार गिराया था। लेकिन इसके बाद अभिनंदन को पाक में बंदी बना लिया गया था। असली क्लाइमैक्स कुछ घंटों के बाद ही देखने को मिला, जब पाकिस्तान को पूरी इज्जत के साथ अभिनंदन को रिहा करना पड़ा था। पाकिस्तान ने जताया ये था कि वो नेक नियति और संबंध सुधारने के लिए अभिनंदन को रिहा कर रहा है, लेकिन अब पूरे मामले की असली हकीकत सामने आई है। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर आप गर्व से भर उठेंगे। तब भारत से डर गया था पाकिस्तान। पाक के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। बाजवा की पेशानी पर पसीना था। डर के मारे पाक ने अभिनंदन को रिहा किया था। इन बातों पर हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे दावे भारत ने नहीं किए। ये पूरी कहानी, भारत की हिम्मत की ये पूरी दास्तान असल में पाकिस्तान के ही नेशनल असेंबली में बयान हुई है। 1.5 साल बाद पाकिस्तान के इस डर का मुकम्मल खुलासा हुआ है। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने असेंबली में खड़े होकर बयान दिया कि अभिनंदन की रिहाई पाकिस्तान ने डर के मारे की थी। डर था भारत का और मोदी सरकार का। सादिक ने तो यहाँ तक कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था। जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत के खौफ में भारत को खुश करने के लिए छोड़ा था। आर्मी चीफ ने, जनरल कमर बाजवा साहब ने वहाँ पे ये ब्रीफिंग दी और अभिनंदन के रिलीज करने के ज़रूरत पे जोर दिया और इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीजमेंट का कोई ना कोई जो है मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पिछले साल 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविर पर हवाई हमला बोल दिया था। पाकिस्तान ने इसके बाद अपने एयर स्पेस में विमानों की मूवमेंट रोकी थी। इसके पीछे भी उसका भारत के हमले का डर था और अब खुद पाकिस्तान की तरफ से ये साफ हो गया है कि वो और उसके हुक्मरान किस हद तक भारत से डरे थे। और अगर पाकिस्तान डर गया था तो ये डर अच्छा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आजकल नया शौक चढ़ा है मुस्लिम देशों के नेता बनने का। जी हां, इमरान खान ने मुस्लिम देशों के प्रमुखों को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और पैगंबर मोहम्मद के कार्टून और कुरान के अपमान के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। मतलब यह है कि कंगाल मुल्क के पीएम पूरी दुनिया के मुसलमानों का चौधरी बनना चाहता है।
दुनिया भर के मुसलमान नाराज हैं। फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देशों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस नाराजगी में मौका नजर आया और वो दुनिया भर के मुसलमानों का नेता बनने की कवायद में जुट गए। इमरान खान ने मुस्लिम देशों के नेता को बाकायदा चिट्ठी लिखी और पश्चिम देशों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उधार के पैसे से गुजर बसर करने वाले देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के प्रमुखों को लिखा। हाल ही में शीर्ष नेतृत्व का बयान और कुरान के अपमान की घटनाएं यूरोप में इस्लाम से बढ़ते डर का प्रतिबिंब है, जहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। दरअसल इमरान खान की नाराजगी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांस पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों को नहीं रोकेगा। अपनी चिट्ठी में इमरान ने यूरोपीय देशों को चेतावनी वाले लहजे में लिखा, मुझे लगता है कि इन देशों का नेतृत्व अक्सर इस बात को समझने में भूल कर बैठता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान पैगंबर मोहम्मद और कुरान से कितना प्यार करते हैं। दरअसल फ्रांस से शुरू हुआ विवाद और मैक्रों का रवैया पूरी दुनिया के मुसलमानों को नागवार गुजर रहा है। मध्य पूर्व देशों से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों ने फ्रेंच सामानों का बहिष्कार कर दिया है और इमरान खान मुसलमानों के आक्रोश को कैश करने में लग गए हैं। आतंक के भाईजान ने कभी आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन मुसलमानों का चौधरी बनकर यूरोपीय देशों को धमका जरूर रहे हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा, इस्लाम, ईसाई या जूडा धर्म में कुफ्र किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। अब वक्त आ गया है जब मुस्लिम देशों के नेताओं को पूरी दुनिया, खासकर पश्चिमी देशों को ये संदेश देना होगा कि इस्लाम और पैगंबर पर हमले हर हाल में बंद हों। पाकिस्तान के पीएम के भीतर पूरी दुनिया के मुसलमानों का नेता बनने का कीड़ा किस कदर कुलबुला रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम देशों के नेताओं से पहले वो फेसबुक के सर्वे सर्वा मार्क जुकरबर्ग को भी चिट्ठी लिख चुके हैं। अपनी चिट्ठी में इमरान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। दिलचस्प ये कि जुकरबर्ग को लिखी चिट्ठी में आतंक के भाईजान ने CAA और NRC का भी जिक्र किया था। इमरान खान ने लिखा, CAA और NRC मुस्लिम विरोधी कानून है। इस तरह के उपाय साथ ही मुसलमानों की हत्या और कोरोना वायरस के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराना इस्लामोफोबिया की घिनौनी घटना का सबूत है। पाकिस्तान अपने आप को बोलता है जी मैं इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान हूँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हूँ, तो वो अपने आप जोड़ देता है इस्लामिक रिपब्लिक को और टेररिज्म को, और उसके बाद बोलता है कि जी पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया हो रहा है। फेसबुक अपने आप तो कोई पोस्ट जनरेट नहीं करता है, लोग लिखते हैं। और लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये महसूस हो रहा है, और जब लोगों को महसूस होता है तब पूरे वर्ल्ड में ये लिखा जाता है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री FATF से मिले झटके को पचा नहीं पा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने जो ढीला रवैया अपनाया हुआ है, उसको लेकर पश्चिमी देशों की नाराजगी को काउंटर करने के लिए इमरान खान ने नया बहाना ढूंढ लिया है, जिसमें उन्हें टर्की का पूरा साथ मिल रहा है। टर्की ने FATF में भी इमरान का साथ दिया और यूरोपीय देशों के खिलाफ मुहिम में भी साथ दे रहा है। आज तक ब्यूरो। हरियाणा सरकार ने निकिता मर्डर केस की जांच के लिए SIT बनाई है। बुधवार को उसने जांच शुरू कर दी है। इस बीच क्राइम ब्रांच ने तौसीफ और रेहान से पूछताछ भी की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई अहम सबूत जुटा लिए हैं। तौसीफ, ये बताइए गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ निकिता का मर्डर करने वाले तौसीफ पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस के पास उसके खिलाफ CCTV फुटेज है। वहीं वो देसी कट्टा भी उसने बरामद कर लिया है, जिससे उसने निकिता की हत्या की थी और भागने की जल्दी में मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था।
पुलिस ने वो I-20 कार भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका इस्तेमाल वारदात के लिए किया गया था। लेकिन तौसीफ का मोबाइल फोन पुलिस को अब तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि उसने सबूत मिटाने के लिए अपना फोन तोड़ दिया और उसे किसी अज्ञात जगह पर फेंक दिया। क्राइम ब्रांच की टीम फोन बरामद करने के लिए उस जगह के लिए निकली जहां उसने फोन फेंकने का दावा किया था। तौसीफ और रेहान को क्राइम ब्रांच की टीम आप देख पा रहे इसी गाड़ी में लेकर जा रही है। बहुत मुमकिन है कि वारदात में इस्तेमाल कोई चीज बरामद करने के लिए तौसीफ और रेहान को क्राइम ब्रांच की टीम लेकर जा रही है। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक वो निकिता के परिवार से उसका फोन लेकर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम ने तौसीफ और रेहान को साथ बिठाकर पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि वारदात की प्लानिंग कैसे की गई, हथियार कहां से आया और अगर वो निकिता को अगवा कर लेते तो उनका आगे का क्या प्लान था। जहां तक वारदात वाले दिन की बात है तो तौसीफ के चाचा का कहना है कि उस दिन उन्हें तौसीफ के रंग ढंग से शक नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। मैंने घर में पूछा करके शाम को, मैंने पूछा क्या उसको कोई डिस्टर्ब था कि क्या, कहला ऐसा कुछ था ही नहीं, नॉर्मल था बिल्कुल, यहाँ से नॉर्मल गया है। अब आगे का हमें पता नहीं, घर से नॉर्मल बच्चे तो इनकी उम्र क्या है, छोटे बच्चे हैं अभी तो इन्होंने बाहर निकलना भी नहीं सीखा है। ऐसी गोलमोल बातों की सच्चाई का पता अब एसआईटी लगाएगी, जिसे निकिता हत्याकांड की जांच सौंपी गई है। जांच संभालते ही एसआईटी निकिता के घर पहुंची। आप देख पा रहे हैं जो एसआईटी की टीम है ये घर पर पहुंची हुई है। यहाँ पर जो पूरा परिवार है उनके बयान लेकर, इन सब के बीच तौसीफ ने अवैध हथियार से निकिता की हत्या की थी, वो अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही साथ I-20 कार जिसमें बैठकर तौसीफ और रेहान घर पर पहुंचे, कॉलेज पर पहुंचे थे, वो I-20 कार भी पुलिस ने रिकवर कर ली है। हालांकि पहले दिन एसआईटी ने घर वालों का बयान दर्ज नहीं किया, उसने बस ये जानकारी दी कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। उसकी जांच का दायरा 2018 तक जाएगा, जब तौसीफ ने निकिता को किडनैप कर लिया था और निकिता के परिवार ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया और निकिता के परिवार ने केस वापस ले लिया था। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है, उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। हरियाणा पुलिस ने इस केस के लिए खास सरकारी वकील नियुक्त किया है और 30 दिन के अंदर पुलिस इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। गुरुग्राम में नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंदो झा, बल्लभगढ़, आज तक। ये मायने नहीं रखता कि निकिता की हत्या लव जिहाद का नतीजा थी या फिर एक सिरफिरे आशिक की एक तरफा मोहब्बत का अंजाम। मायने ये रखता है कि अब निकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। निकिता जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज के छात्र अब निकिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठे हैं। ये वीडियो इसी 10 मार्च का है, जब 21 साल की निकिता अपनी मौसी के बेटे की शादी में खुशी से झूम रही थी। उसका सपना आईएएस बनकर अपने परिवार को खुशी देने का था, लेकिन परिवार और दोस्तों ने तो सोचा भी नहीं था कि निकिता के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। सर बहुत अच्छी लड़की थी, आगे जाके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी और हमारे पूरे तीनों सेक्शन की टॉपर थी, हमारे कॉलेज की टॉपर थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। यस सर। किस तरह का बातचीत रहता था उसका? बहुत फ्रेंडली बिहेवियर था, बिल्कुल सब उसको अपनी बहन मानते थे और किसी के साथ उसकी हम सोच भी नहीं सकते कभी इतनी बड़ी दुश्मनी होगी जो इसको कोई गोली मार जाए। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की। सोचा तो निकिता ने भी नहीं होगा कि कोई सिरफिरा आशिक यूं दिन दहाड़े उसे अगवा करने की कोशिश करेगा और अपनी कोशिश में नाकाम रहने के बाद उसे गोली मार देगा। वो मंजर निकिता के दोस्तों की आंखों में घूम रहा है।
एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन शकील को बोल दूंगा, ये देखिए ये कॉलेज है ठीक सामने हमारे, कॉलेज की बाउंड्री है, मेरी बाईं तरफ उसका मेन गेट है और मेन गेट से चंद कदम की दूरी यानी कि जहां पर हम खड़े हैं यहां पर वो I-20 गाड़ी आती है। और उसके बाद में क्या हुआ विक्रांत? सर निकिता अपनी जैसे मैंने देखा था फ्रेंडों के साथ बात कर रही थी, अचानक ही धक्का मुक्की होने लगी। वो दो युवक थे, अपनी गाड़ी में बैठाने लगे निकिता को, जैसे उसने मना करा वो भागने लगी तो उसने गोली मार दिया उसको और भाग गए हैं तुरंत। हमको वहां पता पड़ी कि गोली लगी है किसी को, तो हम अचानक भाग के आए हैं सारे दोस्त। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी बाइक पे बैठाया निकिता को और उसको मानवता हॉस्पिटल लेके गए थे। जब तक वो मेरे साथ थी, जब तक वो जिंदा थी, मतलब अस्पताल में पहुंचने के बाद भी वो जिंदा थी। जैसे बताया गया कि उसकी पहले मौत हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्पताल तक वो जिंदा थी और सांस ले रही थी, दर्द से करा रही थी, वो चीख रही थी। कुछ बोला रास्ते में? उसने बोलने की स्थिति में थी, वो खून बह रहा था, बोल नहीं पा रही थी दर्द की वजह से, क्योंकि शोल्डर पे उसकी गोली लगी थी, इस वजह से घाव गहरा था। और वो जब गोली लगी थी वो अपनी बंदूक भी यहीं पे भूल गए थे। वो जल्दबाजी के कट्टे से फायर किया था तो वो कट्टा भी यहीं पे भूल गए थे। कॉलेज के ठीक बाहर जहां छात्र छात्राओं की भीड़ जुटी थी, दिन दहाड़े निकिता की हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार होने में कामयाब भी हो गए। निकिता के कॉलेज के दोस्तों का गुस्सा निकिता की हत्या पर भी है और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। हमारे कॉलेज में लगातार 3 सालों से फायरिंग हो रही है, कॉलेज के अंदर फायरिंग हो रही है। अभी हमारी प्रिंसिपल सर आए थे, इतना गंदा बयान दिया प्रिंसिपल सर ने कि मैंने कहा ठेका नहीं ले रखा है इस बात का कि अब हम कह रहे कैमरे लगा दो, कह रहे फॉर्मेलिटी के लिए कैमरे लगा देंगे। हमने अंदर का ठेका ले रखा है सर, कॉलेज के बाहर कोई मार जाता, अंदर का ठेका भी नहीं है सर उनके पास। लास्ट ईयर हमारे जो प्रेसिडेंट थे हमारे कॉलेज के, उसको गोली मारी है, कॉलेज के अंदर मारी है। वो सर कह के गए हैं कि अंदर का ठेका लेके, उन्होंने अंदर का ठेका भी नहीं रखा। अब तक उसके अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं बिना सजा के। बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता की हत्या पर गुस्से का इजहार कर रहे इन छात्रों को अपनी सुरक्षा का भी डर सता रहा है। जो निकिता के साथ हुआ वो कल उनके साथ भी हो सकता है। वो निकिता को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और खुद को सुरक्षा की गारंटी। पुलिस प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, पुलिस प्रशासन डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इस वक्त हम बल्लभगढ़ के उसी अग्रवाल कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, जहां पर निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगर आप देखें तो कॉलेज के बाहर जो ये तमाम छात्र हैं, इनका गुस्सा फूटा है। सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जमकर हो रही है। हाँ, आप लोग यहाँ क्यों प्रोटेस्ट में हैं? क्या हमें हमारी बहन का हक चाहिए पूरा। क्यों? क्योंकि गोली लगी है तो हमें गोली ही चाहिए। कॉलेज कैंपस में इस तरह के बाहर हुआ है तो इनसिक्योरिटी भी है क्या लड़कियों? सर बिल्कुल है, यहाँ पे कैमरे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। कहाँ है वो? क्यों इनका इलाका नहीं है? इनके कॉलेज के सामने नहीं हुआ। उनकी कॉलेज की लड़की थी, वो अपनी बच्चों को सेफ्टी नहीं दे सकते, जो अपने स्टूडेंट्स को सेफ्टी नहीं देते, वो क्या कर सकते हैं? वो पहले सिर्फ क्या होता था, मारपीट होती थी, एक्सीडेंट होते थे, लेकिन आज सीधे मर्डर कर दिया जा रहा है। अगर इसमें साथ के साथ सरकार एक्शन नहीं लेगी तो ये आगे भी होता रहेगा। हम जैसे बहनों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हंसती खेलती मुस्कुराती निकिता सिर्फ 21 साल की थी। ये उम्र होती ही है खुशियां मनाने की, लेकिन निकिता की खुशियों को ग्रहण लग गया। निकिता के खून का इल्जाम सिर्फ तौसीफ पर नहीं है, उस सिस्टम पर भी है जो बेटियों को सुरक्षा के दावे तो करता है लेकिन सुरक्षा नहीं कर पाता, और लोग कुछ दिन प्रदर्शन करके भूल जाते हैं। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़, आज तक। निकिता को गोली मारने वाले तौसीफ के रिश्तेदार सियासत से जुड़े हैं। उनमें से कुछ विधायक हैं तो कुछ पूर्व मंत्री भी। कांग्रेस से जुड़ा होने की वजह से इस पर सियासत भी तेज हो गई है। निकिता के पिता ने कहा मामला लव जिहाद का है। मुझे लव जिहाद का ही लगता है, क्योंकि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करेगी नहीं। निकिता के भाई ने कहा मामला लव जिहाद का है। शादी करने के लिए कह रहा था, दबाव डाल रहा था, धर्म परिवर्तन लव जिहाद का मामला है सर ये। तो क्या कॉलेज की टॉपर निकिता को लव जिहाद ने मार डाला? परिवार जहां लव जिहाद का आरोप लगा रहा है, वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार इसके पीछे कांग्रेस का हाथ बता रही है। ये बल्लभगढ़ की भी घटना हुई है, इसमें कांग्रेस का ही दबाव है। कांग्रेस के नेताओं का ही वो रिश्तेदार है। सियासी आरोपों के बीच राज्य के गृह मंत्री ने भरोसा दिया है कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के आरोप की जांच भी एसआईटी करने वाली है। वहीं तौसीफ के रिश्तेदार इसे ओछी राजनीति करार दे रहे हैं।
धर्म परिवर्तन लव जिहाद की बात भी बताई जा रही है, उसके पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं, तो वो मामला भी बनाएंगे। अपहरण का जो पहला मामला है वो भी पुनर्जीवित हो सकता है अगर जांच में पाया गया कि जबरदस्ती एफिडेविट दिलवाए गए, जिसकी की संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। हम तो इन चीज़ों पे कभी भी भरोसा नहीं करते, इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते, लव जिहाद और धर्म की बातों पर ना ही हम इस तरह के संस्कार देते हैं। यहाँ हमारी बहन बेटियों की शादी मिलजुल कर हम आपस में करते हैं। ये ओछी मानसिकता, ओछी बातें करना, धर्म, लव जिहाद, ये राजनीतिक गोटियाँ। रसूखबाज तौसीफ का पूरा परिवार सियासत से जुड़ा है। तौसीफ के चचेरे भाई आफ्ताब अहमद नूह से कांग्रेस के विधायक हैं। आफ्ताब अहमद के पिता खुर्शीद अहमद हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। तौसीफ के सगे चाचा जावेद अहमद इस बार सोहना विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। आरोप लग रहे हैं कि इसी रसूख के दम पर 2018 में तौसीफ के घर वालों ने निकिता के परिवार को समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। वहीं आशंका है कि एक बार फिर राजनीतिक दबाव के आगे कानून का शिकंजा कमजोर न पड़ जाए। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने परिवार को भरोसा दिया है कि वो तौसीफ को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। अंबाला से कमलप्रीत सभरवाल के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़, आज तक।